नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सागर की खबर के साथ, जहां ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर की मौत भी हो गई। एक महिला की भी हादसे में मौत हुई है। बस में सवार थे करीब 50 यात्री। घायलों को खुरई अस्पताल में भर्ती किया गया है। खुरई में किमलासा जा रही थी बस और बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रक ने बस में टक्कर मारी, जिसकी वजह से कई यात्री जो इसमें सवार थे, 50 यात्री इसमें सवार थे लगभग, बताया जा रहा है 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं और इस ट्रक को भी आप देख सकते हैं परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि ड्राइवर को भी किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश यहां पर आसपास के लोगों की तरफ से की गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हादसे की, टक्कर की आप देखिए। आमने सामने से जब भिड़ंत हुई दो भारी वाहनों की, तो कैसे बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त है तो ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए हैं। खुरई के खिमलासा ये बस जा रही थी और 50 यात्री इसमें सवार थे। कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं जो यात्री बस में सवार थे। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई है। पंकज प्रजापति संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है वो खुरई से खिमलासा रोड का है, जो कि सागर से रोड जाती है। और ट्रक और बस की आमने सामने से भिड़ंत हुई है, जिसमें दोनों ही ड्राइवर, चूंकि भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों ही जो वाहनों के ड्राइवर थे वो स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो गई थी। और बाद में एक महिला की भी जो है अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। पुलिस मौके पर है और जो है गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और पूरे जो है मामले की पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल लगातार घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांकेर की, जहां टिकट कटने पर मोहन मंडावी का दर्द छलका है और कहा उन्होंने कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। मोहन मंडावी ने कहा कि टिकट कटने की जांच होनी चाहिए, आखिर क्यों झूठे आरोप लगाए गए, टिकट काटने वाले को सजा मिलनी चाहिए। मोहन मंडावी ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री ने काम की तारीफ भी की है मेरी, मुझे जो काम सौंपा गया मैंने वो पूरा किया। राष्ट्रीय नेताओं ने कई बार मेरी पीठ भी थपथपाई है। बावजूद इसके टिकट कटने को लेकर मोहन मंडावी का दर्द छलका है। कि माननीय प्रधानमंत्री मुझे रामायणी कहते थे, मेरे काम से बड़े खुश थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे काम के प्रति बड़े खुश थे और सदन के अधिकांश नेता मेरे को रामायणी कहते थे और मेरे रामायण के प्रति बड़े खुश थे। और हमारे यहाँ तक के राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जी, वो भी बोले मोहन तुम्हारा रिपोर्टिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हो करके उन्होंने भी कहा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ कुट रचित करके, मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा करके, नाना प्रकार के आरोप लगाए होंगे, तभी मेरा टिकट कटा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आप भी बता रहे थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि जिसका काम अच्छा होगा उसी को देंगे करके, तो मेरा काम में कहां कमी हुई? मैं तो जिसको मैं काम सौंपा गया, राम काज किन्हीं बिना मोहि कहां विश्राम करके मैं चलता था और मेरा टिकट काट दिए। तो टिकट कटने पर मोहन मंडावी का दर्द छलका है। उनका ये कहना है कि मुझे जो कार्य पार्टी की तरफ से दिए गए थे वो तो मैंने पूरा किया, लेकिन बावजूद इसके मुझे नहीं पता कि आखिर टिकट क्यों कटा है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, सवाल ये कि एक तरफ मोहन मंडावी का कहना है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसे पूरा किया, तो टिकट काटने की असल वजह क्या है? क्या मौका किसी और को पार्टी देना चाहती थी इसलिए टिकट काटा गया? जी देखिए, भाजपा जो है अपने जो टिकट वितरण की जो उनकी जो प्रणाली है उसमें अक्सर देखा जाता है कि वो किसी न किसी नए चेहरे को उम्मीदवार बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोकसभा सांसद रहे मोहन मंडावी हैं, उन्होंने लगातार ये 5 वर्षों तक सांसद रहे हैं और इनकी भी रिपोर्ट कार्ड जब पार्टी ने टिकट वितरण के पहले जो है तैयार करवाई होगी, तो हो सकता है कि इनके जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जो रही होंगी, खामियां रही होंगी, कमियां रही होंगी, शायद उनकी वजह से इनका टिकट कट गया है। लेकिन उसी बात पर मोहन मंडावी का ये कहना है कि जो रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई होगी उस रिपोर्ट कार्ड को सही तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति के सामने नहीं रखा गया, जिसके कारण से मेरा जो टिकट
जो है वो काट दिया गया है, ऐसा उन्होंने अपना आरोप लगाया है। उनका आज जो है दर्द यहाँ पर छलकता हुआ नजर आया है। जी खेम नारायण, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल तमाम तरीके के बयान सामने आ रही हैं, लेकिन नेताओं की अपनी अपनी बातें हैं और अपनी अपनी उम्मीदें हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीजापुर की, जहां पोटा केबिन में भीषण आग लग गई और आग में जलकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। लगभग 350 बच्चियों का रेस्क्यू भी किया गया। आवापल्ली ब्लॉक स्थित चिंताकोटा कन्या पोटा केबिन का मामला है। पोटा केबिन के कर्मचारी और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाई है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 350 बच्चियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और देखिए आप, आग लग गई, भीषण आग, भयावह आग। आसपास के लोगों ने फौरन दमकल विभाग की गाड़ियों को इसकी सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन इस बीच 300 बच्चियों का रेस्क्यू भी किया गया। लेकिन दुख की बात यह कि एक मासूम बच्ची की इसमें झुलस कर मौत हो गई। बीजापुर के आवापल्ली ब्लॉक में चिंताकोटा कन्या पोटा केबिन में आग लगी और एक बच्ची की मौत हो गई है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। देख सकते हैं हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि पूरी ये पोटा केबिन जलकर राख हो गई। यहाँ लगभग 350 बच्चे रहा करते थे। आप देख सकते हैं ये लगभग 2:30 की घटना बताई जा रही है और देखते ही देखते यहाँ पर आग लग गया और आग लगने से अफरा तफरी मची। जितने भी बच्चे थे वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागे और उसके बाद दमकल की गाड़ी आने के बाद कुछ आग को काबू में पाया गया। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज 18 बीजापुर। तो मध्य प्रदेश के विदिशा से सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां जिले के मुखर्जी नगर रोड पर अरेरा हॉस्पिटल के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब एक कुत्ता अपने मुंह में नवजात शिशु के शव को लेकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिया। आसपास के लोगों की नजर जैसे ही इस कुत्ते पर पड़ी तो सनसनी फैल गई। घटना के बारे में पता चलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कुत्ते के मुंह से शव को कब्जे से बाहर निकाला गया। जांच में जुट गई है पुलिस। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया है। वीडियो विचलित करने वाला है, इसलिए आपको ब्लर करके हम दिखा रहे हैं। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि नवजात शिशु को कैसे एक कुत्ता अपने मुंह में दबोच कर लेकर यहाँ पर इधर उधर भटक सकता है, और कुत्ते के मुंह में नवजात का शव देखते ही सनसनी। आसपास के लोगों ने किसी तरह कुत्ते के मुंह से नवजात शव को छुड़वाया और फिर इसकी जानकारी पुलिस में दी गई। अब पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया है। संवाददाता दिनेश यादव साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, का ये पता चल पाया है इस नवजात शिशु का जो शव है वो किस परिवार से ताल्लुक रखता था या यहाँ कैसे आया? इस पूरे मामले में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं, विदिशा जिला मुख्यालय के पास का मामला है। 2 अलग अलग तस्वीरें इसमें आई हैं। हम बता दें आपको दर्शकों को, एक पहली तस्वीर में जो कुत्ता नवजात बच्चे के मृतक को यहाँ सबको लेकर यहाँ पर घूमते दिखाई दे रहा है सड़क पर, तो वही दूसरी ओर बेतवा नदी किनारे यहाँ पर एक सब नवजात का सब मिला है। 2 अलग अलग मामले हैं जिसको लेकर यहाँ पर विदिशा में हड़कंप मच गया है। जानकारी लगते ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट होता है, साथ में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो जाता है। पहली तस्वीर जिस हिसाब से अरेरा जो हॉस्पिटल है उसके पास में मुखर्जी रोड पर यहाँ पर जो कुत्ता है बच्चे के शव को मुंह में दबाकर सब में घूमता फिरता दिखाई दे रहा है। लोगों में यहाँ पर देखकर हड़कंप मच जाता है। वही दूसरी ओर नदी किनारे सब मिलकर हड़कंप मच जाता है। तो यहाँ पर जो सूचना दी जाती है उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिलहाल में पुलिस का कहना है कि एक जो सब बच्चे का मिला है उसमें कहीं ना कहीं जो मृत बच्चे का जो शव दफनाया हुआ था वो सब दफनाया हुआ है। दूसरे बच्चे का शव जो कुत्ता लेके घूम रहा है उसकी भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक बच्चों के जो नवजात के शवों को यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए यहाँ पर भेज दिया है। हालांकि जो एक नवजात का शव मिला है नदी किनारे, उसमें जो जब बच्चा नवजात जन्म होता है तो उसको स्टिकर वगैरह जो टैग लगाए जाते हैं किस फैमिली का है, किस माता पिता के नाम, बच्चे के नाम है, उसको लेकर वो भी। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दिनेश। बीजापुर में एक और बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बस्तर में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी कांग्रेस में टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी, लेकिन अब बस्तर में क्या हो रहा है इसका जवाब सरकार को देना ही चाहिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को सवाल पूछने का हक नहीं है। सुनिए। सिर्फ 3 महीने की सरकार में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज़्यादा हत्या हुई है। जब हमारी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग कहते थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज अपनी कार्यकर्ता का सुरक्षा नहीं कर पा रही है ये सरकार, कितनी बेबस है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या ये टारगेट किलिंग नहीं है या कौन सा किलिंग है? अनवरत 5 वर्षों तक जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं, कम से कम उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये कितने चिंताजनक है और कैसे इससे निपटने के लिए? ये दुखद है भैया, ये चिंताजनक है, ये सब कुछ है, कायराना है। मतलब सामान्य लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ का न्याय है भाई? तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाने का ऐलान किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एसआईए के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में नई एजेंसी की जरूरत ही क्या है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का केंद्रीय एजेंसियों से भरोसा उठ गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर पलटवार भी किया। भरोसे उठ गया क्या? एनआईए है, एसआईटी है, उसके बाद ईडी है, आईटी है, सब एजेंसियां तो यही लगा के रखा है। तो आखिर एक नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास पुराने बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पे भरोसा करके काम किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। अब नए टीम गठित कर रही है, इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ होगा। बहुत बड़ा टीम नहीं गठित हो रहा है, लेकिन ये है कि पर्याप्त संख्या में लोग रहेंगे जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रबंधनों के साथ, नई टीम के साथ बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए जो एनआईए है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया जा रहा है। बीजापुर में जो नक्सली हमला बीजेपी। तो वहीं छिंदवाड़ा के जुनारदेव क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने का मामला आया सामने। पुलिस ने इस मामले को 12 घंटे में ही सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी बुआ के यहां आया था। उसी गांव में उसने इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब इस नाबालिग ने विरोध किया तो सोनू ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी। मामले को छिपाने के लिए आरोपी ने नाबालिग का शव पास की झाड़ियों में फेंक दिया। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी आपके पास आरोपी के बारे में और क्या कुछ पता चला है? ये देखिए, ये जो आरोपी है ये बेरोजगार है और चूंकि घर में कोई काम नहीं करता था, इसे घर वालों ने किसी तरीके से काम के लिए भेजा था और ये पहले तमिलनाडु के आसपास काम पे जाया करता था, मजदूरी करता था। उसके बाद ये लौट करके यहाँ आया, क्योंकि लगातार घर वाले उससे बातचीत करते रहते थे, काम नहीं मिलने की वजह से वो परेशान था। इसके बाद वो अपनी बुआ के यहाँ धान खेड़ा चला गया। उसने जब उसकी बुआ जो है वो खेत पे गई, उसके बाद इस कृत्य को अंजाम दिया। नाबालिग अकेली थी, अकेली पाकर उसने कृत्य किया। पुलिस को लगातार गुमराह करने की उसने कोशिश की। पुलिस जब इससे पूछताछ कर रही थी तो इसने लगातार गुमराह किया। हालांकि शव इसने किसी झाड़ियों के पास फेंक दिया था। पुलिस ने पूछताछ की तो इसने बताया कि झाड़ियों से हटाकर वो शव को वो मोक्षधाम की तरफ ले गया। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तब उसने सारे राज को खोला। पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है, हत्या और पास्को एक्ट का मामला बनाया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सरदार पटेल की एक कांस्य